गुना पानी कर देना यार। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग, स्टूडेंट्स। हाँ जी, बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते जी। मेरे भाई तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है, 2-3 दिन से मैं केरला भी गया था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं और आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भाई, चलो। सिंपल इंटरेस्ट हम पूरा पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद हम करेंगे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में लिख लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आज की क्लास में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक बताऊंगा, बहुत अच्छे से आपको बेसिक समझना है, ठीक है जी। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में टोटल 3 शीट होंगी। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में तो 2 ही शीट थी, 2 क्या 1 ही शीट थी मेरे भाई, एक तो बहुत छोटी सी थी। इसमें 3 सीट्स होंगी और मेरे भाई इन 3 सीट में मैं आपको 200 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, तो हम ये करेंगे। पहली जो शीट होगी उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर से रिलेटेड सवाल होंगे पहली शीट में। दूसरी शीट में सीआई कैलकुलेशन करने के सवाल होंगे, सीआई निकालने के सवाल। तीसरी शीट में ट्री मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ट्री मेथड। समझ में आया? पहली शीट में मल्टीप्लाइंग फैक्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, दूसरी शीट में मेरे दोस्तों सीआई रिलेटेड सवाल होंगे और तीसरी शीट में ट्री मेथड और मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे मेरे भाई, मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी। आजकल जो एग्जामिनर सवाल देता है पेपर में मेरे भाई, वो सवाल देता है एसआई प्लस सीआई का मिक्स्ड, यानी कि एक ही सवाल में 2 छोटे छोटे सवालों को मर्ज करके नया सवाल बना दे रहा है, एसआई प्लस सीआई का। यानी कि एक ही सवाल में सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ लेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछ लेगा। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो तीसरी शीट में आपको कराऊंगा मिसलेनियस वैरायटी में। ठीक है बच्चे, लेकिन इसके लिए आपको सीआई एसआई बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मेरे भाई, वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। मेरा फेवरेट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है। और मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऐसे ऐसे तरीके जानता हूं जो आपको अमूमन किसी किताबों में या इंटरनेट पे, गूगल पे या किसी और टीचर की क्लास में कतई नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ मेरी खुद की इन्वेंट करी हुई चीजें हैं। हाँ, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मेरे भाई, मैं बहुत ही यूनिक मेथड से पढ़ाता हूं। ठीक है जी। और दूसरी बात, मैं कंपाउंड टेस्ट के सवाल ऐसा नहीं, मैं आपको फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कराता, मैं आपको जबरदस्ती कुछ भी रटने के लिए नहीं कहता। सीआई के बड़े बड़े सवाल भी मैं मेरे दोस्तों रेशियो मेथड से, परसेंटेज से, अप्रोक्सीमेशन से आपको करना सिखाता हूं। तो इस चैप्टर में बहुत सारे कैलकुलेशन की अप्रोच को भी जानेंगे। ठीक है बच्चे, तो 200 से ज्यादा क्वेश्चन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। बड़ा चैप्टर है बेटा। मैं बता दूं कि 90% से ज्यादा बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल करना नहीं आता है। 90% से ज्यादा बच्चे, वो बच्चे जो मार्केट में कहते फिरते कि हमारा सिलेबस पूरा हो गया, ये कर लिया हमने, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, अगर उनको कंपाउंड टेस्ट का एक ढंग से सवाल दे दिया जाए तो ऊपर नीचे देखेंगे। यानी कि मेरे भाई, ये चैप्टर बच्चों का बहुत ज्यादा वीक है, ना तो पढ़ते हैं बच्चे, ना उनको पढ़ाया जाता है, ना उनको सही तरीके पता है। तो देखो, अगर आपको कंपाउंड टेस्ट पढ़ना है, सही में रियल में पूरा पढ़ना है कि आप टफ से टफ सवाल कर पाओ,
तो भाई इसके लिए आपको बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा, वरना वो रास्ता तो है ही कि जैसे बाकी बच्चे करते, स्किप स्किप का बटन दबाओ और आगे निकल जाओ बेटा। ठीक है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। कंपाउंड टेस्ट पढ़ने में बहुत मजा भी आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कंपाउंड टेस्ट जैसा पढ़ाता हूं वैसा आपको कहीं भी पूरे भारत में दूसरी जगह पढ़ने को नहीं मिलेगा। कंपाउंड टेस्ट और डिस्काउंट इतने खतरनाक हम ये दो चैप्टर पढ़ाते हैं। ठीक है जी, चलो तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की क्लास। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या? कुछ नहीं है बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि प्रिंसिपल को लगातार रेट परसेंट से बढ़ाते जाना ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट या हिंदी में या कंपाउंडिंग क्या है? प्रिंसिपल को, मूलधन को रेट परसेंट से, ब्याज की दर से सक्सेसिवली इंक्रीज करते जाना ही कंपाउंडिंग या कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है मेरे भाई। यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज को ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। आप बोले सर क्या मतलब? मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। सक्सेसिव परसेंटेज के तीन मेथड होते हैं। एक तो बेसिक 100 वाला मेथड, एक मेरे प्यारे भाई फॉर्मूला मेथड, एक हमने आपको समझाया फॉर्मूला मेथड, और एक मैंने आपको समझाया मेरे भाई रेशियो मेथड। ये परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाई हैं सारी चीजें। यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के जितने भी कंसेप्ट हैं, चाहे 100 मान के हो, चाहे फॉर्मूला हो, चाहे रेशियो मेथड हो, ये सारे के सारे कंसेप्ट बिल्कुल एज इट इज सीधे सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में लगेंगे। कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पर ब्याज मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पर ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा और ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। लिख लो चाहे अपनी कॉपी में, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा और ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पर ब्याज मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज। मुझे बहुत ज्यादा परेशान मत करो, एक ही बार बताने पर समझ जाओ प्लीज, तबीयत सही नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा मेरे भाई, और ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। ये सबसे खास बात है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आपको सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के कंसेप्ट नहीं आते, जो मैंने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया है 3 घंटे तक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी वो ना पढ़े, बिल्कुल ना पढ़े, उसको समझ नहीं आएगा। कंपाउंड टेस्ट पढ़ने से पहले सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के कंसेप्ट एक बार पढ़ लो, दोबारा जाके रिवीजन कर लो। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलता है और ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। समझ में आया? चलिए, तो पहले हम ये समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है मेरे भाई? मान लीजिए मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मेरे दोस्तों, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, 100 रुपए इन्वेस्ट करे, ब्याज की दर है 10% पर एनम। ब्याज की जो दर है वो 10% पर एनम है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है? मान लीजिए मेरे दोस्तों, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे एक बैंक में, ब्याज की दर है 10% पर एनम, और बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। एक बैंक में आप गए
उस बैंक में आपने 100 रुपए जमा कर दिए। बैंक आपसे कह रहा है मेरे भाई कि हम आपको 10% सालाना सिंपल इंटरेस्ट देंगे। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने 100 रुपए बैंक में जमा किए, 100 रुपीज बैंक में जमा किए, तो ये 100 रुपए एक साल बाद कितने हो जाएंगे? इस 100 रुपए पर एक साल में आपको 10% ब्याज मिलेगा। बोलो, यानी कि 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो आपको 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज मिलेगा। तो एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 110। एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 रुपए। क्या बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। अगले एक साल में भी आपको प्रिंसिपल का ही 10% ब्याज मिलेगा। बोलो हां। प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। तो हर साल आपको प्रिंसिपल का 10%, अगर ब्याज की दर 10% है तो हर साल आपको प्रिंसिपल का 10% यानी कि 10 रुपए ब्याज मिलेगा। तो अगले साल भी आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा। 100 रुपए अगले साल भी आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा मेरे भाई, मिलेगा कि नहीं? यानी कि 110 रुपए आपका एक साल बाद अमाउंट क्या? 110 रुपए। अगले साल 10 रुपए और ब्याज मिलेगा, तो 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 120 रुपए। 2 साल बाद अमाउंट 120 रुपए हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलिएगा मेरे प्यारे भाई, आगे। तीसरे साल भी मेरे दोस्तों आपको प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा। थर्ड ईयर में भी आपको प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तीसरे साल भी आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा। 120 रुपए आपका अमाउंट है, 10 रुपए आपको ब्याज और मिला, तो अब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 130 रुपए। तो 3 साल बाद आपका अमाउंट हो गया बच्चों 130 रुपए। बोलो बात सही है? क्या बात क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। अगले साल भी मेरे दोस्तों आपको, चौथे साल में भी मेरे प्यार में, नेक्स्ट ईयर में भी आपको प्रिंसिपल का 10% ही ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। तो 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। चौथे साल में भी आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा। 130 रुपए अमाउंट है, चौथे साल में 10 रुपए ब्याज और मिला, तो अब आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? 140 रुपए। 4 साल बाद आपका अमाउंट 140 रुपए हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है, मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया। यानी कि आप ये देख रहे हो कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल आपको इक्वल ब्याज मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल आपको इक्वल ब्याज मिलता है। पहले साल आपको 10 रुपए ब्याज मिला, दूसरे साल भी 10 रुपए ब्याज मिला, तीसरे साल भी 10 रुपए ब्याज मिला, चौथे साल भी 10 रुपए ब्याज मिला। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। एक नंबर आपने कंसेप्ट समझाया सर, एक नंबर, एक नंबर सर आपने कंसेप्ट समझाया। ठीक है जी। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल पर ही ब्याज मिलेगा। अगर आपका प्रिंसिपल P रुपए है, ब्याज की दर R% है, तो हर साल आपको प्रिंसिपल का R% ब्याज मिलेगा। यानी कि इस हिसाब से अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं सिंपल इंटरेस्ट पर, तो 4 साल बाद वो कितने हो जाएंगे? 140 रुपए हो जाएंगे। तो 4 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 100 रुपए मेरे भाई 140 रुपए बन गए, तो 4 साल में आपको 40% सिंपल इंटरेस्ट मिला। 4 साल में 40% सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट है जो हर बच्चे को पता है और मैं पढ़ा भी चुका हूं। आप बोलोगे यस सर, ये हमें पता है। अब आप समझो स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है, ध्यान सुनिएगा। आपने सेम मेरे भाई, सेम आपने 100 रुपए जमा करे, ब्याज की दर 10% है। आपने दूसरे बैंक में जमा करे जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? आपने एक दूसरे बैंक में 100 रुपए जमा करे, ब्याज की दर 10% पर एनम है, जो बैंक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। तो आपने बैंक में कितने रुपए जमा करे मेरे भाई? 100 रुपए जमा करे। बैंक में कितने रुपए जमा करे प्यारे बच्चे? 100 रुपए जमा करे। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। ध्यान से सुनिएगा।
तो पहले साल मेरे दोस्तों, पहले साल आपको अगर ब्याज की दर 10% है तो पहले साल आपको 10% ब्याज मिलेगा। पहले साल आपको 10% ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे भाई। अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है, ब्याज की दर 10% पर एनम है, तो पहले साल आपको 10% ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। 100 रुपए का 10% होता है बच्चों 10 रुपए, यानी कि पहले साल आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा, 10 रुपी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो पहले साल आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा। 100 रुपए पर मेरे प्यारे भाई 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10, 110 रुपए अमाउंट हो जाएगा A1। ये क्या है बच्चों? ये आपका A1 है। ये 1 साल के बाद अमाउंट है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि पहले साल आप देखो तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं है। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं है। फर्क पड़ना शुरू होगा 1 साल के बाद। आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे एक बैंक में, ब्याज की दर 10% है, तो पहले साल आपको कितना ब्याज मिलेगा? 10 रुपए ब्याज मिलेगा। 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज मिला तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 रुपए। ये 1 साल बाद अमाउंट है। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ये 1 साल के बाद अमाउंट है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये 1 साल बाद अमाउंट है, लेकिन ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। यही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फर्क है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगले साल यानी कि दूसरे साल ब्याज आपको 100 रुपए पर में नहीं मिलेगा। दूसरे साल ब्याज आपको 110 रुपए पर मिलेगा मेरे भाई। दूसरे साल ब्याज आपको 110 रुपए पर मिलेगा। 1 साल बाद अमाउंट कितना है? 1 साल बाद अमाउंट आ गया 100 रुपए प्रिंसिपल प्लस 10 रुपए ब्याज। 10 रुपए ब्याज, यानी कि 1 साल के बाद अमाउंट है 110 रुपए। मैंने आपको समझा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा और इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो अगले साल 1 साल बाद अमाउंट 110 रुपए है, लेकिन ये 110 रुपए अगले साल के लिए प्रिंसिपल है। अगली साल इस 110 रुपए का आपको 10% ब्याज मिलेगा। 110 रुपए का 10% यानी कि 11 रुपए। बात समझ में आई? अब 100 रुपए पर नहीं, सेकेंड ईयर में आपको इस 110 रुपए पर ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों। 110 रुपए पर। क्लियर है? कितना? 10%। 110 रुपए का 10% क्या होता है? 11 रुपए। यानी कि सेकेंड ईयर में आपको 11 रुपए ब्याज मिलेगा। 11 रुपए। बोलो यस, बोलो बम। तो सेकेंड ईयर में आपको 11 रुपए ब्याज मिलेगा। 110 रुपए पर 11 रुपए आपको ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे भाई। तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 में 11 जोड़ेंगे 121 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। यह 2 साल बाद अमाउंट है। क्या बात समझ में आ गई? यानी कि 100 रुपए पर पहले साल आपको प्यारे बच्चों यहां पर कितना? 10% ब्याज मिला, अमाउंट हो गया 110 रुपए। अगले साल इस 110 रुपए पर ब्याज मिलेगा। 110 रुपए का 10% 11, 110 पर 11 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121 रुपए अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 121 रुपए अमाउंट हो जाएगा। ये 2 साल बाद अमाउंट है। ये 2 साल बाद अमाउंट है। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, ये 2 साल बाद अमाउंट है, लेकिन ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो आगे के टाइम का प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी कि तीसरे साल में इस 121 रुपए पर ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ रहा हूं। समझ में आ रही है बात? यानी कि ये 2 साल बाद जो अमाउंट है ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। तीसरे साल इस 121 रुपए पर ब्याज मिलेगा।
थर्ड ईयर में इस 121 रुपए पर ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे में? 10%। 121 रुपए का 10%। 121 का 10% कितना होता है? 10% यानी कि 10 से भाग करो। 121 को 10 से भाग करो, 12.1 रुपए। तीसरे साल 121 रुपए का 10%, 12.1 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। अगर 121 रुपए पर 12.1 रुपए आपको ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121 में 12.1 जोड़ेंगे, 133.1 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। 133.1 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। बोलो हां। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे यस सर, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। यानी कि ये क्या है? ये 3 साल बाद अमाउंट है। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, ये 3 साल बाद अमाउंट है। तो जो 3 साल बाद अमाउंट है वो आगे के टाइम के लिए प्रिंसिपल है। ये चौथे साल का प्रिंसिपल होगा, ये 4th ईयर का प्रिंसिपल होगा। 4th ईयर का, चौथे साल का प्रिंसिपल होगा, 4th ईयर का प्रिंसिपल होगा। बोलो हां। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जो 3 साल बाद अमाउंट है वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है। यानी कि चौथे साल में आपको इस 133.1 रुपए पर ब्याज मिलेगा। चौथे साल में आपको इस 133.1 रुपए पर ब्याज मिलेगा। और चौथे साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 133.1 का 10%। 133.1 का 10% क्या होता है? 10 से भाग करना, 13.31 रुपए। कितना आएगा? 13.31 रुपए। तो चौथे साल आपको 13.31 रुपए ब्याज मिलेगा। तो 133.1 में अगर हम 13.31 रुपए जोड़ें, भाई 133.1 रुपए पर आपको 10% 13.31 रुपए ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? ये जोड़ो जरा भैया, 146.41 रुपीज। ये आ जाएगा 146.41 रुपीज। 146.41 रुपीज ये आपका A4 है। ये 4 साल बाद अमाउंट है। ये 4 साल बाद अमाउंट है, तो ये आगे 5वें साल का प्रिंसिपल होगा। और ऐसे ही आगे कहानी चलती जाएगी मेरे भाई। ये 5वें साल का प्रिंसिपल होगा। यानी कि आप एक बात समझ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क आपको समझ आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बराबर मिल रहा है 10 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज हर साल बराबर नहीं मिल रहा, ब्याज बल्कि हर साल बढ़ता जा रहा है। पहले साल आपको 10 रुपए ब्याज मिला, दूसरे साल 11 रुपए ब्याज मिला, तीसरे साल 12.1 रुपए ब्याज मिला, चौथे साल 13.31 रुपए ब्याज मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आज अमाउंट है वो आगे के टाइम के लिए प्रिंसिपल है। जो आज अमाउंट है वो कल के समय के लिए प्रिंसिपल होगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ही तो हो रहा है। जो 1 साल बाद अमाउंट है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल है। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो तीसरे साल का प्रिंसिपल है। जो 3 साल बाद अमाउंट है वो चौथे साल का प्रिंसिपल है। जो 4 साल बाद अमाउंट है वो 5वें साल का प्रिंसिपल है। जो 5 साल बाद अमाउंट है वो 6 साल का प्रिंसिपल। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज जो है हर साल अमाउंट पर मिलेगा। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा प्लस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। ध्यान से देखो तो ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ही तो है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज तो है। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो मुझे बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब अगर किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो वो खुद का कितने गुना हो जाएगी। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर 100% को 10% बढ़ाओगे तो वो संख्या खुद का 110% गुना हो जाएगी। 110% का मतलब होता है 110/100। 110 को 100 से भाग देंगे यानी कि 1.1 गुना हो जाएगी। अगर ब्याज की दर 10% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1.1। ब्याज की दर 10% पर एनम है, यानी कि आपको हर बार
अमाउंट को 10% बढ़ाते जाना है। आपको हर साल अमाउंट को 10% बढ़ाते जाना है। किसी भी संख्या को 10% बढ़ाओगे, हर संख्या 100% होती है, 100% को 10% बढ़ाओगे तो खुद का 110% हो जाएगी। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1.1। अगर ब्याज की दर 10% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा मेरे प्यारे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1.1। तो बच्चों क्या आपको यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 से गुणा नहीं दिख रही? ब्याज की दर 10% है तो अगर ब्याज की दर 10% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1.1। यानी कि हर साल आपका पैसा 1.1 गुना हो रहा है। 100 रुपए को 10% बढ़ाया तो 100 रुपए को 1.1 से गुणा किया, क्या आ गया? 100 रुपए को 1.1 से गुणा किया 110 रुपए। अगले साल फिर 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाने का मतलब 1.1 से गुणा किया। 110 रुपए को 1.1 से गुणा करो 121 आता है। 110 रुपए को गुणा करो 1.1 से 121 आता है। तीसरे साल फिर 121 को 10% बढ़ाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 से गुणा किया। 121 को 1.1 से गुणा करेंगे 133.1 आएगा। चौथे साल में फिर 10% ब्याज मिला, 10% ब्याज मिला तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 से गुणा करो। 133.1 को 1.1 से गुणा किया, 146.41 आया। यानी कि अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो ध्यान सुनेगा, हर साल आपका पैसा 1.1 गुना होता जा रहा है। हर साल आपका पैसा 1.1 गुना होता जा रहा है। हर साल आपका पैसा 1.1 से गुणा होता जा रहा है। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा होती जा रही है मेरे प्यारे भाई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा होती जा रही है। समझ में? यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो अमाउंट्स है मेरे प्यार में, लिख लीजिए, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। सब बच्चे कॉपी में लिख लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। रेशियो सेम होता है मेरे भाई, रेशियो सेम होता है दोस्तों। कि 100 रुपए को मेरे प्यार भाई आपने 10% बढ़ाया 1.1 से गुणा, फिर आपने 10% बढ़ाया फिर 1.1 से गुणा, फिर 10% बढ़ाया फिर 1.1 से गुणा, फिर आपने 10% बढ़ाया फिर 1.1 से गुणा मेरे प्यारे भाई। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझते हैं? एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन रेशियो सेम होता है, जैसे कि 4, 12, 36, 108। ये जो है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यहां रेशियो सेम है। 4 से 12 3 गुना हो गया, 12 से 36 3 गुना हो गया, 36 से 108 3 गुना हो गया। तो यहां कॉमन रेशियो कितना है? 3 है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है गुणोत्तर श्रेणी का मतलब ऐसी सीरीज जिनके दो लगातार टर्म का रेशियो सेम होता है। यहां रेशियो 1.1 1.1 1.1 का है, 1.1 से लगातार गुणा होती जा रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट्स जो होते हैं वो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। मुझे लगता है आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। जो आज अमाउंट है वो आगे के समय के लिए प्रिंसिपल होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर ब्याज नहीं मिलता, जो अभी प्रेजेंट में अमाउंट है उस अमाउंट पर ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। क्लियर है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। हर साल 1.1 1.1 1.1 से गुणा होती जा रही है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों में आपने 100 रुपए जमा करे 10% ब्याज की दर से। आपको 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 40%। मुझे बताओ 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 100 रुपए 4 साल में बढ़कर 146.41 हो गए। 100 रुपए 4 साल में बढ़कर 146.41 रुपए हो गए। तो 100 रुपए पर 4 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 40.41 रुपए मिला कि नहीं मिला? 100 रुपए 146.41 हो गए, यानी कि 4 साल में आपको कितना ब्याज मिला? 40.41। परसेंटेज में भी 40.41%, यानी कि आपको 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 40.41%। तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है?
कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा मिला कि नहीं? यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर आप दो बैंक में सेम पैसा इन्वेस्ट करते हो सेम ब्याज की दर से, अगर आप दो अलग अलग बैंकों में सेम पैसा इन्वेस्ट करते हो सेम ब्याज की दर से, तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर भी प्लस ब्याज पर भी, दोनों पर ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे भाई। इसलिए सीआई हमेशा एसआई से ज्यादा होता है। मुझे लगता है इससे बेहतरीन पूरी दुनिया में आपको कोई सीआईएसआई का फर्क समझा नहीं सकता। अगर अब भी आपको सीआईएसआई का फर्क समझ में ना आए तो लानत है बेटा आप पे। ये चैप्टर केवल इसलिए मत पढ़ना कि ये आपके एग्जाम में आएगा एक सवाल इस चैप्टर का, नहीं, ये जिंदगी में भी आपको काम आएगा। नौकरी लग जाएगी तो बैंक में जाओगे, एलआईसी खुलवाओगे, पॉलिसी खरीदोगे, बैंक में खाता खुलवाओगे, मेरे प्यारे भी हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता है। ठीक है जी, इंश्योरेंस खरीदोगे हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। बैंक वाले बहुत पागल बनाते हैं, तो आपको हिसाब किताब पता होना चाहिए। बताओ समझ आ गया क्या? को एसआई और सीआई का फर्क समझ में आ गया अच्छी तरीके से? अब भी नहीं समझ आया तो जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगा मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया, डोंट वरी। तो देखिए मेरे भाई, मैंने सेम एग्जांपल लिया। 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 40%। 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 46.41%। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, आप अगर ध्यान से देखो तो ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ही तो है, ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ही तो है। पहले 100 रुपए को 10% बढ़ा 110 आया, फिर 110 को 10% बढ़ा 121 आया, फिर 121 को 10% बढ़ा 133.1 आया, फिर 133.1 को 10% बढ़ा 146.41 आया। यानी कि आपको 4 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 4 साल में, वो क्या है? 10%, 10%, 10%, 10% का 4 बार सक्सेसिव है। आपको 4 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो 10%, 10%, 10%, 10% का 4 बार सक्सेसिव है। बोलो हां, बोलिए। 4 साल में जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो 10, 10, 10, 10% का 4 बार सक्सेसिव है। यस और नो? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो 10, 10, 10, 10 का 4 बार सक्सेसिव कैसे निकालते हैं? 100 मान के तो बता दिया फॉर्मूला से। बेटा 10 और 10 का सक्सेसिव क्या आएगा? बताओ, 10 और 10 का सक्सेसिव क्या आएगा? 10 और 10 का सक्सेसिव आता है 21%। एक्स परसेंट और वाई परसेंट का नेट परसेंटेज चेंज क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। 10 और 10% का सक्सेसिव आएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। 100 से ये कट जाएगा 100 एक बार, यानी कि 21%। तो 10 और 10 का सक्सेसिव आता है 21%। ये देखिए यहां भी 10 और 10 का सक्सेसिव 21%। तो 10 10 का 21%, 10 10 का 21%, फिर 21 और 21 का सक्सेसिव कर लीजिए। 21% आया, फिर 21% आया, तो आपको कंपाउंड टेस्ट मिलेगा 21 और 21 का सक्सेसिव। 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणा 21 बटे 100। फॉर्मूला ये होता है। परसेंटेज नहीं पढ़ा तो भाड़ में जाओ, ये चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा, रोते रहो कमेंट में तुम। 21 प्लस 21 42, 21 गुणा 21 441, 21 गुणा 21 441 बटे 100 4.41। 42 में 4.41 जोड़ूंगा यानी कि 46.41%, 40.41% आया। यानी कि मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई बीमारी नहीं है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ही है। 10 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव किया, 10 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव किया फॉर्मूले से। 4 साल का कंपाउंड टेस्ट कितना है मैंने आपको निकाल के दिखाया, 46.41% आया कि नहीं आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं मेरे भाई। तो मैंने आपको समझाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं।
कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स जीपी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ब्याज की दर 20% पर एनम है। मान लो मेरे भाई ब्याज की दर 20% पर एनम है। मान लो ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है। तो आप मुझे बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? आप मुझे बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? जल्दी से जवाब दो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ब्याज की दर 20% का मतलब है कि हर साल आपको अपने अमाउंट को 20% बढ़ाते जाना है। हर साल आपका अमाउंट 20% बढ़ता जाएगा। किसी भी संख्या को 20% बढ़ाएंगे तो खुद का 120% हो जाएगी। 120% का मतलब 120/100 यानी कि 1.2 गुना। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 1.2 टाइम्स 1.2। अगर ब्याज की दर 20% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 होगा। मान लीजिए बच्चों आपने ₹P इन्वेस्ट करे, आपने ₹P इन्वेस्ट करे 20% ब्याज की दर से। तो मुझे बताओ एक साल बाद अमाउंट क्या होगा? एक साल बाद अमाउंट क्या होगा बताइए? आपने ₹P एक बैंक में जमा करे 20% ब्याज की दर से, तो मुझे बताओ प्यारे स्टूडेंट कि एक साल बाद अमाउंट क्या होगा? एक साल के बाद अमाउंट क्या होगा? अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो आपका पैसा 20% बढ़ जाएगा, यानी कि 1.2 से गुना हो जाएगा। पी की 1.2 में गुणा होगी तो यानी कि ये हो जाएगा एक साल बाद अमाउंट हो जाएगा 1.2 पी। एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 1.2 पी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 1.2 से गुणा। मुझे बताओ इसके एक साल बाद अमाउंट क्या होगा मेरे भाई? इसके एक साल बाद, एक साल प्लस एक साल यानी कि टोटल 2 साल हो गया। अब बताओ 2 साल के बाद अमाउंट क्या आएगा? फिर से आपका पैसा 20% बढ़ जाएगा, फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 से गुणा हो जाएगी। अब आप एक बात मुझे बताओ, फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 से गुणा हो जाएगी। ये है 1.2 पी। 1.2 पी मेरे प्यारे भाई, ये कितना पैसा है? 1.2 पी। इस 1.2 पी को इस 1.2 पी को दोबारा 1.2 से गुणा करेंगे तो 1.2 गुणा 1.2, क्या ये 1.2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? नहीं कि 2 साल बाद अमाउंट कितना आ जाएगा? 1.2 का स्क्वायर। 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बताइए? फिर दोबारा से 1.2 से गुणा होगी। अरे अक्ल के घोंचियो तुम्हारी ऐसी तैसी करें। 1.2 पी को फिर दोबारा, ये एक साल बाद अमाउंट है, लेकिन ये आगे के लिए प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पर फिर से 20% ब्याज मिलेगा, यानी कि फिर से 1.2 गुना होगा। 1.2 पी की दोबारा 1.2 में गुणा होगी तो 1.2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? 1.2 गुणा 1.2, 1.2 का स्क्वायर। अरे राक्षसों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा। मैं पूछता हूं कि बताओ इसके एक साल बाद अमाउंट कितना होगा? इसके एक साल बाद अमाउंट कितना होगा? एक साल के बाद अमाउंट क्या होगा? अगर ब्याज की दर 20, ये 2 साल बाद अमाउंट है, ये 2 साल बाद अमाउंट है, ये पैसा ये 2 साल बाद अमाउंट है, तीसरे साल का प्रिंसिपल है। ये तीसरे साल का प्रिंसिपल है। तीसरे साल इस पैसे पर ब्याज मिलेगा। तीसरे साल में आपका पैसा फिर से 1.2 गुना हो जाएगा। तीसरे साल आपका पैसा फिर 1.2 से गुणा हो जाएगा। हर साल 1.2 से गुणा होता जाएगा। 1.2 का स्क्वायर गुणा 1.2, तो क्या 1.2 के क्यूब नहीं आ गया? 1.2 का क्यूब नहीं आ जाएगा मेरे भाई? पी 1.2 का क्यूब पी। बताओ रितेश प्रजापति, बेसिक कंसेप्ट स्लो ही समझो। मुझे बताओ इसके एक साल बाद अमाउंट क्या होगा? एक साल बाद अमाउंट क्या आएगा मेरे भाई? इसके एक साल बाद अमाउंट क्या होगा? फिर से मेरे दोस्तों 1.2 से गुणा करेंगे। 1.2 के क्यूब में 1.2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.2 की पावर 4 पी। 1.2 की पावर 4 पी। आप बोलोगे यस सर। क्लियर है? यानी कि हर साल मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 से गुणा करते जाना है। एक चीज आपने गौर करी कि जितने साल बाद अमाउंट निकालना है,
मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करनी है। आपको लगातार प्रिंसिपल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना है। जितने साल बाद अमाउंट निकालना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करेंगे। 1 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 की पावर 1। 2 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 से गुणा। 3 साल बाद अमाउंट निकाले, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 से गुणा। 4 साल बाद अमाउंट निकाले, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 से गुणा। समझ में आया? यानी कि जितने साल बाद आपको अमाउंट निकालना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर उतने से गुणा हो जाएगी मेरे दोस्त। आप बोलोगे यस सर, ये हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला। अगर रेट कोई टिपिकल भी है, माना जैसे ये मान लो कि ब्याज की दर है 16.2/3%। ब्याज की दर है मान लीजिए 16.2/3%, जो कि एक टिपिकल परसेंटेज है। तो बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? अगर ब्याज की दर 16.2/3% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। यानी कि हर साल आपको अपना पैसा 1/6 बढ़ाना है। फ्रैक्शन में करो, देखो हर संख्या अपने आप का 1 गुना होती है। अगर आप 1/6 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 1/6, 7/6 गुना हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 7/6। अगर ब्याज की दर 16.2/3% है यानी कि फ्रैक्शन में 1/6, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 7/6। हर संख्या खुद का 1 गुना होती है, 1/6 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 7/6 गुना। मान लीजिए आपने P रुपए इन्वेस्ट करे, मान लीजिए आपने बैंक में P रुपए इन्वेस्ट करे, ब्याज की दर 16.2/3%। 1 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? 1 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 7/6। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 7/6। तो 1 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 से गुणा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 से गुणा, ये 1 साल बाद अमाउंट आ जाएगा। 2 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? 2 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 से गुणा, तो 7/6 की फिर दोबारा 7/6 में गुणा करेंगे तो 7/6 का स्क्वायर हो जाएगा। 7/6 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? ये 2 साल बाद अमाउंट है। मुझे बताओ 3 साल बाद अमाउंट कितना आएगा? 3 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 से गुणा है। आप खुद सोचो, ये आपका 2 साल बाद अमाउंट है, ये आगे के लिए प्रिंसिपल है। तीसरे साल इस पर ब्याज मिलेगा, फिर 7/6 से गुणा करेंगे तो 7/6 का स्क्वायर गुणा 7/6, 7/6 का स्क्वायर गुणा 7/6, 7/6 का क्यूब नहीं हो जाएगा? ये आपका 3 साल बाद अमाउंट है, ये 3 साल के बाद अमाउंट है। यानी कि आपने एक चीज गौर करी, जितने साल बाद अमाउंट निकालना है, 1 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1 से गुणा। 2 साल बाद निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 से गुणा। 3 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 से गुणा। 3 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 से गुणा। यानी कि सारा खेल ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है बच्चों, सारा खेल ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है। सारा खेल ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है, सारा खेल ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है। 1 साल बाद अमाउंट निकाले, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1 से गुणा। 2 साल बाद निकालना है, पावर 2 से गुणा। 3 साल बाद निकालना है, पावर 3 से गुणा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। 4 साल बाद निकालना है, पावर 4 से गुणा। अब मैं आपसे बहुत ही खतरनाक बात पूछूंगा मेरे प्यारे भाई, जो आज तक आप गधे की तरह रटते आए थे, लेकिन आज आपको उसके पीछे का लॉजिक पता चलेगा। मान लीजिए कि आपने एक बैंक में P रुपए इन्वेस्ट करे, मान लीजिए कि आपने एक बैंक में P रुपए इन्वेस्ट करे, P रुपए, और ब्याज की दर है R% पर एनम। ब्याज की दर कितनी है मेरे दोस्तों? R% पर एनम, R% पर एनम। तो मुझे बताओ n साल बाद अमाउंट क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, अमाउंट आफ्टर n ईयर्स। अगर आपने एक बैंक में P रुपए जमा करे हैं, ब्याज की दर R% पर एनम है, तो उस बैंक में n साल के बाद आपका अमाउंट क्या होगा? आपका पैसा कितना हो जाएगा? बताइए मेरे भाई। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है,
तो मुझे बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा अगर ब्याज की दर R% पर एनम है। हर संख्या खुद खुद का एक गुना होती है, हर संख्या खुद का एक गुना होती है। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, अगर किसी संख्या को R% बढ़ाएंगे तो संख्या खुद का 1 + R% गुना हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 + R%। मैं परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, किसी भी संख्या को अगर X% बढ़ाते हैं तो वो संख्या 1 + X% गुना हो जाते, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। X% घटाते तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 - X%। जाके दोबारा पढ़ लेना। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, हर संख्या खुद का एक गुना या 100% होते, चाहे एक लिख लो चाहे 100% लिख लो, हमने R% बढ़ाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 + R%। आपने एक बैंक में P रुपए इन्वेस्ट करे, प्रिंसिपल कितना है? P रुपए। मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल कितना है? P रुपए। ब्याज की दर है प्यारे दोस्तों R%। ब्याज की दर कितनी है? R% पर एनम। ब्याज की दर कितनी है? R% पर एनम। तो n साल बाद अमाउंट कितना आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा n साल बाद अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर n। ये n साल बाद अमाउंट आ गया। ये n साल के बाद अमाउंट आ गया कि नहीं आ गया मेरे दोस्तों? क्या ये n साल बाद अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा? इसे हम ऐसे भी लिख सकते, प्रिंसिपल गुणा 1 + R%। R% का मतलब R/100। 1 + R%। R% मतलब R/100। R% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R/100, इसकी होल पावर n। यानी कि ये P रुपए के प्रिंसिपल पर R% ब्याज की दर से n साल बाद अमाउंट है। ये फॉर्मूला तीसरी क्लास में ही बच्चे को रटवा दिया जाता है, तीसरी क्लास में ही। लेकिन देश में, पूरे देश में कभी सिखाया नहीं जाता कि ये आता कहां से। इतना घटिया हमारा एजुकेशन सिस्टम है। ये काम स्कूल में सिखाने का था जो मुझे सिखाना पड़ा आज। बताओ सब बच्चों ने रट रखा है कि नहीं रट रखा ये चीज? लेकिन आज आपको समझ कितनी बेसिक थ्योरी इसके पीछे काम करती है। ये थ्योरी काम करते, ये टेम्पलेट कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जाती है। ठीक है भाई? ये थ्योरी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स है जीपी में होते हैं, जितने साल बाद अमाउंट निकालना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी पावर। 2 साल बाद अमाउंट निकालना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2। 3 साल बाद अमाउंट निकालना है पावर 3। 4 साल बाद अमाउंट निकालना है पावर 4। 5 साल बाद अमाउंट निकालना है पावर 5। 6 साल बाद अमाउंट निकालना है पावर 6। 7 साल बाद निकालना है पावर 7। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक धेले की समस्या नहीं है यहां पर। मुझे लगता है सबको समझ में आ चुका है। अगर आपको n साल का कंपाउंड टेस्ट निकालना है, ये फॉर्मूला आपके प्री के पेपर में भी आया था 2012, 13, 14 में 3-4 साल तक। n साल का कंपाउंड टेस्ट क्या होगा? अगर आप n साल बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो। कंपाउंड टेस्ट क्या होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो। n साल बाद अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल गुणा 1 + R% की होल पावर n माइनस p। तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा? p कॉमन आ जाएगा। p कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा 1 + R% की होल पावर n। 1 + R% की होल पावर n -1। ये n साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया। ये n साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया जो कई बार प्री के पेपर में पूछा गया है। वो क्यों होगी रईसा? क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चों? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स जो हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। आगे चलेंगे मेरे भाई, अगला कंसेप्ट मैं आपसे कहता हूं बच्चों की ब्याज की दर जो है
14.28% पर एनम है। हम आपसे कहते हैं कि ब्याज की जो दर है 14.28% पर एनम है, ब्याज की दर, ये रेट है। और आपका प्रिंसिपल है पी रुपए, आपका प्रिंसिपल है पी रुपए। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ जरा 6 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? 6 साल के बाद अमाउंट क्या होगा बताइए। 6 साल या मान लीजिए 4 साल बाद, 4 साल बाद अमाउंट क्या होगा? जल्दी से बताओ, 4 साल बाद अमाउंट क्या होगा? आपने एक बैंक में पी रुपए इन्वेस्ट करा, ब्याज की दर 14.28% पर एनम है, तो बताओ 4 साल बाद अमाउंट क्या होगा? अगर ब्याज की दर 14.28% पर एनम है प्यारे बच्चों, यानी कि 1/7, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? हर संख्या अपने आप में एक गुना होते हैं, हर साल आपको 1/7 ब्याज मिलेगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 8/7, 8/7 गुना। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7 गुना आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7 गुना। अगर आपने एक बैंक में पी रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो 4 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 गुणा पी। ये 4 साल बाद अमाउंट होगा, बोलो हां, 4 साल बाद अमाउंट। प्रणय गोरख जी 8/7 होगा बेटा, ये 4 साल बाद अमाउंट होगा। किसी को इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, ये 4 साल बाद अमाउंट होगा। समझने वाली बात यह है कि अगर आप प्रिंसिपल को नीचे ले आते हैं बटे में, 4 साल बाद अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई? 4 साल बाद अमाउंट और ये प्रिंसिपल का रेशियो क्या आएगा? अगर आप प्रिंसिपल को बटे में ले आते हैं तो 8/7 की पावर 4 ही हो जाएगा कि नहीं? क्या यही हो जाएगा कि नहीं? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। हो गया? यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर आपको प्रिंसिपल और 4 साल बाद अमाउंट निकालना है, तो टाइम कितना है? 4 साल। प्रिंसिपल और 4 साल बाद अमाउंट निकालना है, टाइम कितना है? 4 साल। आपको प्रिंसिपल और उसके 4 साल बाद अमाउंट का रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना है? अगर आपको प्रिंसिपल और 4 साल बाद अमाउंट का रेशियो निकालना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 करना होगा। प्रिंसिपल और 5 साल बाद आपको अमाउंट निकालना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 5। प्रिंसिपल और 6 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 6। यानी कि ये क्या है? बेसिकली ये 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर आपने पी रुपए इन्वेस्ट करे, पी आपका प्रिंसिपल है, A4 4 साल बाद अमाउंट है, तो 4 साल बाद अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4। जितने साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर होगी। 8 की पावर 4 क्या होता है? 4096। 7 की पावर 4 कितना होता है? 2401 रुपए। ये रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि अगर आपने 2401 रुपए इन्वेस्ट करें, अगर आपने आज 2401 रुपए इन्वेस्ट करे प्रिंसिपल, तो 4 साल बाद आपका अमाउंट 4096 रुपए हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 4 साल बाद आपका अमाउंट 4096 रुपए हो जाएगा। मुझे लगता है सभी बच्चे मेरी बात अच्छे से समझ पाए हैं। यानी कि जितने साल बाद अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करेंगे। यस सर नो? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। आगे चलिए, सेम एग्जांपल सेम डाटा। आपने एक बैंक में पी रुपए इन्वेस्ट करा 14.28% ब्याज की दर से, तो मुझे बताओ 8 साल बाद अमाउंट और 5 साल बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताओ। 8 साल बाद और 5 साल बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताइए। सभी बच्चे लोग जल्दी से जवाब दें कमेंट्स में।
बिल्कुल मिल जाएगा प्रफुल्ल भाई। प्रीवियस ईयर मॉक में अगर 110 नंबर आ रहे हैं तो आप लगातार इसी तरीके से पढ़ते रहे, 1 साल तक आपको बिल्कुल मिलेगा। आपने बैंक में पैसा इन्वेस्ट करा, ब्याज की दर है 14.28% पर एनम, आपने P इन्वेस्ट किया है मेरे भाई। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 8/7। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है हर साल आपका पैसा कितने गुना हो रहा है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब कि हर साल आपका पैसा कितने गुना हो रहा है। ठीक है जी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 8/7 है तो इसका मतलब हर साल आपका पैसा 8/7 गुना हो रहा है हर साल। क्लियर है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर समझ आ रही है। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। मुझे बताओ 8 साल बाद 5 साल बाद अमाउंट का रेशियो का, अगर ब्याज की दर अगर अब प्रिंसिपल P, ब्याज की दर है 14.28% यानी कि 1/7, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 8/7। 8 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 8। ये 8 साल बाद अमाउंट है। ऐसी 5 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? प्रिंसिपल है P, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 8/7। 5 साल बाद अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 5। ध्यान से देखेंगे P से P कट जाएगा, ये डिवाइड करना है मेरे भाई। बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है। 8/7 की पावर 8 को 8/7 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में पावर क्या आ जाएंगी? घट जाएंगी। तो पावर क्या आएगा? 8-5 पावर आएगा मेरे भाई 8-5 यानी कि 3। तो ये 3 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे प्यारे भाई आपसे 8 साल बाद अमाउंट और 5 साल बाद अमाउंट का रेशियो पूछा है, तो 5 साल और 8 साल के बीच में गैप कितने का है? 3 साल का ही तो गैप है। 5 साल और 8 साल के बीच में 3 साल का ही तो गैप है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 3 साल का ही तो गैप है। अगर 5 साल और 8 साल के बीच में 3 साल का गैप है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रेशियो क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 ही आया है। यानी कि मेरे प्यारे भाई जो 5 साल बाद अमाउंट है वही तो आगे के लिए प्रिंसिपल है। आप ये समझो हर साल, हर 1 साल में आपका पैसा 8/7 गुना हो रहा है। आप ये समझो कि हर 1 साल में आपका पैसा 8/7 गुना हो रहा है। जो 5 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है। यानी कि ये मेरे दोस्तों यही A5 अगले 3 साल में बढ़कर A8 हो जाएगा। जो 5 साल बाद अमाउंट है वही 3 साल बाद बढ़कर A8 हो जाएगा। यानी कि अगर यहां पे टाइम में 3 साल का गैप है तो रेशियो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 आएगा। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा बच्चों। यस और नो? क्लियर है? 2 साल का गैप होता क्या आता? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2। 4 साल का गैप होता मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4। तो यानी कि आ गया 8 का क्यूब 512 और 7 का क्यूब 343। ये रेशियो हो जाएगा। मुझे लगता है मेरे बच्चों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, बहुत प्यारे तरीके से। ठीक है, सारा खेल मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब यह होता है कि हर साल आपका पैसा कितने गुना हो रहा है। हर साल आपका पैसा कितने गुना हो रहा है, यह मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। मुझे लगता है आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है जी। अब मैं इस पर आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूं, बहुत सिंपल सा। जरा मुझे बताइएगा, सवाल नहीं बेटा, एक कंसेप्ट है बेटा, ये सवाल नहीं कंसेप्ट है। जरा बताइए जी क्या आंसर है। कोई राशि 3 साल में खुद का 1331/729 गुना हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई धनराशि, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 3 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 3 साल में खुद का 1331/729 गुना हो जाती है।
नहीं कि 3 साल में आपका पैसा 1331/729 गुना हो गया। यानी कि अगर आपने 729 रुपए इन्वेस्ट करे थे तो 3 साल बाद वो 1331 रुपए हो जाएंगे। ब्याज की दर क्या है बेटा? 3 साल में आपका पैसा 1331/729 गुना हो रहा है। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये क्या है बच्चों? ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 साल में आपका पैसा इतने गुना हो रहा है। सवाल में पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है, तो आप ये पता लगाओ कि 1 साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा। 1 साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा? अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल में आपका पैसा 1331/729 गुना हो गया, तो हर 1 साल आपका पैसा कितने गुना हो रहा है? हर 1 साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है? क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? क्यूब रूट करना पड़ेगा, घनमूल करना पड़ेगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 1331 का क्यूब रूट 11, 729 का क्यूब रूट 9। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि हर 1 साल में आपका पैसा 11/9 गुना हो रहा है। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 11/9। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कि हर 1 साल में आपका पैसा 11/9 गुना हो रहा है। अगर आपका पैसा हर साल 11/9 गुना हो रहा है, दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 1 ईयर। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मेरे प्यारे भी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 साल का। तो आपको ब्याज कितना मिला? हर 1 साल में 9 रुपए 11 हो जाते हैं। हर 1 साल में 9 रुपए बढ़ के 11 हो जाते हैं। तो 9 रुपए पर आपको ब्याज कितना मिलता है? 2 रुपए। और ब्याज की दर है 2/9 यानी कि 22.22%। 1/9 11.11%, 2/9 22.22%, यानी कि पहला ऑप्शन आ जाएगा ब्याज की दर। क्या आपको समझ में आ गया? तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करना पड़ेगा। 1 साल का 3 साल में आपका पैसा 1331/729 गुना हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 729 रुपए इन्वेस्ट करे ना, तो 3 साल बाद 1331 हो गए। अगर आपने 729 रुपए इन्वेस्ट करें, 729 रुपए, तो 3 साल बाद ये अमाउंट हो गया 1331 रुपए। 3 साल बाद यानी कि हर साल आपका पैसा 11/9 गुना हुआ। 11/9 से गुणा, फिर अगले साल 11/9 से गुना, फिर अगले साल 11/9 से गुना, अगले साल 11/9 से गुना, तब जाके 3 साल में आपका पैसा मेरे प्यारे भाई है ना 729 को 3 बार 11/9 से गुणा करेंगे, तब जाके आपका पैसा 1331 होगा। तो हर साल आपका पैसा 11/9 गुना हो रहा है। हर साल 11/9 से गुणा हो रहा है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर 11/9 गुना हो रहा है तो बढ़ कितना रहा है? 9 रुपए पर 2 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज की दर है 2/9, परसेंटेज में 22:2/9%। समझ आ गया? क्या आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ आ गई है? आप बोलोगे यस सर अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलिएगा मेरे दोस्तों, अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, और इस कंसेप्ट को बड़ी डिटेल में बड़े डेप्थ में समझिए मेरे भाई। अगला कंसेप्ट, कभी कभी मेरे प्यारे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों में ब्याज की दर की जरूरत ही नहीं पड़ती, केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही काम हो जाता है। क्योंकि अगर आपने ब्याज की दर पता करी तो आप पागल हो जाएंगे। कभी कभी कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत ही नहीं है, केवल मल्टीप्लाइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल आपके पैसे में मल्टीप्लाई होती जाती है। हर साल आपका पैसा कितने गुना हो रहा है, यह मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। और यह चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों में। मान लीजिए कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई और आपने घर वाले, आपने जो है अपने घर पे एक LIC वाले को बुलाया बीमा जो करवाने के लिए।
बीमा करने वाला कहता भाई साहब आप हमारी LIC की पॉलिसी खरीदो, आप इसमें पैसा जमा करो, हम हर 3 साल में आपका पैसा दुगना कर देंगे। हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, हम आपको कंपाउंड टेस्ट देंगे, हर 3 साल में आपका पैसा दुगना कर देंगे, हर 3 साल में आपका पैसा दुगना कर देंगे। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है? सब बच्चे प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, सब बच्चा लोग ध्यान से सुनिएगा। आप मेरे प्यारे भाई सरकारी नौकरी लग जाती है, LIC वाले इंश्योरेंस को बुलाते हो जो है बंदे को, वो कहता भैया आप हमारी पॉलिसी खरीदो, हम आपका पैसा हर 3 साल में दुगना करेंगे। पूछोगे ना भाई पॉलिसी में क्या मिलेगा हमें, तो पॉलिसी बेचने वाला कहता है कि हम आपको कंपाउंड टेस्ट देंगे और ऐसा कंपाउंड टेस्ट देंगे कि हर 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। हर 3 साल में, अगर हर 3 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है तो मुझे बताओ 6 साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा? 6 साल में पैसा कितने गुना हो जाएगा बताइए? अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर हर 3 साल में पैसा दुगना हो रहा है, हर 3 साल में दुगना हो रहा है, हर 3 साल में दुगना, तो मेरे प्यारे भाई अगले 3 साल में और दुगना हो जाएगा, अगले 3 साल में और दुगना हो जाएगा, तो 6 साल में क्या आएगा? दुगना और दुगना 4 गुना नहीं हो जाएगा? 6 साल में आपका पैसा, अगर हर 3 साल में पैसा दुगना हो रहा है, अगर आपका पैसा हर 3 साल में डबल हो रहा है, डबल, आपने क्या किया 6 साल में, तो आपने दुगना टाइम लिया है, तो आपका पैसा 2 का स्क्वायर, आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। बोलो हां, 6 साल में आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। यही आइंस्टाइन ने बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा बहुत भयानक बढ़ता है। मुझे बताओ 9 साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा? भाई इंश्योरेंस मैनेजर कह रहा कि हम आपका पैसा हर 3 साल में दुगना कर देंगे। 9 साल में क्या आएगा? 3 साल में दुगना, 3 साल में दुगना, अगले 3 साल में फिर से दुगना, अगले 3 साल में फिर से दुगना। यानी कि अगर आपने 2 रुपए 1 रुपए इन्वेस्ट करा तो 1 रुपए दुगना होगा, 2 रुपए फिर दुगना होगा, 4 रुपए फिर दुगना होगा, 8 रुपए। तो यानी कि 1 रुपए क्या हो जाएंगे? 1 रुपए 8 रुपए हो जाएंगे, 8 गुना हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर आप 3 साल में आपका पैसा दुगना हो रहा है तो आपने समय क्या करा? 3 गुना। अगर आपने समय 3 गुना कर दिया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3, यानी कि आपका पैसा 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना, 8 गुना। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को बात समझ में आ गई है। मुझे बताओ अगले 3 साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा? यानी कि मैं पूछता हूं, बताओ 12 साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा? 12 साल में, 12 साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा? 3 साल में दुगुना, 3 साल में दुगुना, 3 साल में दुगुना, अगले 3 साल में फिर से दुगुना। तो दुगुना 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 कितनी बार? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता है, मल्टीप्लाई होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा जुड़ता नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा मल्टीप्लाई होता है बेटा, जुड़ता नहीं, मल्टीप्लाई होता है। आपने समय 4 गुना किया, 3 साल से 12 साल, आपने समय 4 गुना किया, 4 गुना, तो आपका पैसा भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 16 गुना। 12 साल में आपका पैसा 16 गुना हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपका पैसा 3 साल में दुगना हो रहा है तो डबल टाइम में स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुने टाइम में क्यूब हो जाएगा, 4 गुने समय में मेरे दोस्तों है पावर 4 हो जाएगा, है ना। यही आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 7वां अजूबा है। अगर आपने 3 साल सब्र करा होता, अगर आपने एक पॉलिसी में 3 साल के लिए पैसा जमा कर रहा होता तो केवल पैसा दुगना होता, लेकिन अगर आपने सब्र 12 साल किया होता तो आपका पैसा 16 गुना हो गया होता। समझ में आ रही है? इसलिए जो हम बैंकों में जो SIP करते हैं, जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, गरीब लोग क्या करता है, थोड़ी सी परेशानी आई बैंक से पैसा निकाल लिया। अगर एक आदमी बैंक में पैसा जमा करके छोड़ दे एक पॉलिसी में, वो देखे भी ना पैसे की तरफ, झांके भी ना, 30 साल के लिए, 30 साल के लिए बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा करके छोड़ दो, झांको भी मत उस पैसे को, क्या हुआ, मर गया पैसा कि नहीं। 30 साल बाद देखना वो पैसा जो है 1 करोड़ का कम से कम 15-20 करोड़ बन जाएगा। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा निकाल लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कि कंपाउंड इंटरेस्ट में
भयानक रूप से पैसा बढ़ने लगता है। पहले दुगुना हुआ, अगले 3 साल में 4 गुना, फिर 8 गुना, फिर 16 गुना। समझ में? इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। केशव, देखना कमेंट्स के क्या हुआ। अ- हाँ, गड़बड़ तो नहीं हुई है? अगर आपका पैसा 3 साल में दुगना हो रहा है तो मुझे बताओ 3n साल में, 3n साल में कितने गुना हो जाएगा? 3n साल में अगर आपका पैसा हर 3 साल में दुगना हो रहा है, मैंने ले दिया 3n साल, यानी कि समय n गुना कर दिया, तो आपका पैसा भी यहां पर 2 की पावर n गुना हो जाएगा, 2 की पावर n टाइम्स। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ आ गया है। अगर आपका पैसा हर 3 साल में दुगना हो रहा है तो 3n साल में क्या हो जाएगा? 2 की पावर n, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हर 3 साल में दुगना हो रहा है तो 3n साल में अगर समय n गुना हुआ, n गुना, तो आपका पैसा 2 की पावर n गुना हो जाएगा। सब बच्चे समझ गए होंगे अब। ठीक है जी। ठीक है जी। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है जी। अब तक जितनी भी मैंने थ्योरी समझाई है, बताओ सब क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने आपको समझाया कि एसआई और सीआई में क्या फर्क है। एसआई सिंपल ब्याज केवल प्रिंसिपल मिलेगा, सीआई कॉम्प्लेक्स ब्याज प्रिंसिपल पर भी मिलेगा, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। कंपाउंड टेस्ट यानी कि सक्सेस परसेंटेज इंक्रीज। कंपाउंड टेस्ट का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही जो है मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। यहां से हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। सारा खेल मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है। कंपाउंड टेस्ट में पैसा कितने गुना हो रहा है। ठीक है जी। हैं? ठीक है जी। आपका पैसा ये, अच्छा एक डाउट आ रहा होगा कि सर हमने पॉलिसी खरीदने वाले को बुलाया और वो कह रहा कि हम हर 3 साल में आपका पैसा दुगना कर देंगे। हम 3 साल में आपका हर 3 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे। तो बताओ, आपके पिताजी पूछने लगे कि बता भैया ब्याज की दर क्या, आप कितना ब्याज देगे सालाना, ये बता, तू मुझे ये मत बता। मान लो पॉलिसी बेचने वाला सीधी सीधी भाषा में बात कर रहा है, लो जी हमारी एलआईसी का बीमा खरीदो, हर 3 साल में दुगना पैसा करो, डबल कर लो। 100 रुपए लगाओ 200 कर लो, 400 लगाओ 800 कर लो, 1 लाख लगाओ 2 लाख कर लो। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर। तो पिताजी निकल के आते, कहते ये मत बता ज्ञान, मुझे बताओ कि 1 साल में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, ब्याज की दर क्या देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बता बेटा सालाना कितनी है। तो बताओ क्या होगा। ये आपका पैसा हर 3 साल में दुगना हो रहा है, ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ ना। ब्याज की दर थोड़ी ना पता है आपको, बताओ ब्याज की दर क्या होगी? बड़ी भयानक ब्याज की दर होगी। अगर आपका पैसा हर 3 साल में दुगना हो रहा है तो मुझे बताओ 1 साल में कितने गुना होगा? 1 साल में 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? अगर आपका पैसा हर 3 साल में दुगना हो रहा है तो 1 साल में क्या आएगा? क्यूब रूट, 2 का क्यूब रूट। बोलो, घनमूल लेना पड़ेगा। 3 साल से 1 साल पे जाना, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 4 साल से 1 साल पे जाना है, फोर्थ रूट लेना पड़ेगा। 2 साल से 1 साल का जो है मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना है, अंडर रूट लेना पड़ेगा। अगर आपका पैसा हर 3 साल में दुगना हो रहा है तो 1 साल में क्या आएगा मेरे भाई? 2 का क्यूब रूट हो जाएगा। 2 का क्यूब रूट यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2 गुना, क्यूब रूट ऑफ 2 गुना मेरे भाई। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, 1 साल में आपका पैसा इतने गुना हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 2 को क्या लिख सकते हो आप? क्यूब रूट ऑफ 2 को लिख सकते हो क्यूब रूट 2/1, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि 1 साल में अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे, प्रिंसिपल 1 रुपए, तो वो क्यूब रूट ऑफ 2 बन जाएगा। अगर 1 साल में आप 1 रुपए प्रिंसिपल इन्वेस्ट करोगे, ये प्रिंसिपल है, ऊपर अमाउंट है, अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो क्यूब रूट ऑफ 2 बन जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा मेरे भाई? आपको ब्याज मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 2 -1।
ये ब्याज आपको मिलेगा। अगर 1 रुपए क्यूब रूट ऑफ 2 बन गए तो ब्याज कितना मिला? घटाओ बेटा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ, क्यूब रूट ऑफ 2 -1 ब्याज मिला 1 रुपए पर। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? गुणा 100%। तो ब्याज की जो दर आ गई मेरे भाई, वो आ गई क्यूब रूट ऑफ 2 -1 गुणा 100%। ब्याज की दर है। बताओ, इतनी भयानक ब्याज की दर अगर आपके पिताजी को बताई जाए तो क्या कभी वो पॉलिसी खरीदेंगे? पिताजी, ब्याज की दर है क्यूब रूट ऑफ 2 -1 गुणा 100%। ना खरीदा ना, लात मार के भगाएंगे, तेरी ऐसी तैसी। तो इस वजह से मेरे भाई कुछ बातें सीक्रेट ही छोड़ दी जाती हैं, उनमें ब्याज की दर की आवश्यकता ही नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही कैलकुलेशन हो जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज की दर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपका पैसा हर साल कितने गुना हो रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है जी, यहां पे आ जाते हैं बच्चे। बच्चों, दो का क्यूब रूट तो बेटा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। हमने आपको पढ़ाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं मेरे भाई, अमाउंट्स, एग्जांपल लिया था, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपके अमाउंट्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं हर साल। जैसे ब्याज की दर 10% है, तो 1 साल बाद अमाउंट क्या आ जाएगा? 110। उसके 1 साल बाद क्या आ जाएगा? 2 साल बाद अमाउंट 121। 3 साल बाद अमाउंट 133.1। 3 साल बाद अमाउंट 133.1। 4 साल बाद अमाउंट 146.41। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अमाउंट जीपे में होते हैं। एक कंसेप्ट और समझिएगा जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत पर्टिकुलर ईयर के सीआईबी जीपी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत पर्टिकुलर ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में पर्टिकुलर ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। अबे पर्टिकुलर ईयर का सीआई क्या मतलब है मेरे भाई? इससे में एग्जांपल याद तो है। पर्टिकुलर का मतलब है कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, अरे यार, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, फिफ्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी मेरे दोस्तों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। आप बताओ, पहले साल आपको कितना ब्याज मिला है? 10 रुपए। दूसरे साल कितना ब्याज मिला है? 11 रुपए। तीसरे साल कितना ब्याज मिला है? 12.1 रुपए। यही एग्जांपल ले रहा हूं। चौथे साल कितना ब्याज मिला है? कंपाउंड टेस्ट चौथे साल में कितना है? 13.31 रुपए। पहले साल आपको 10 रुपए ब्याज मिला, दूसरे साल में 11 रुपए ब्याज मिला, दूसरे साल में। थर्ड ईयर में आपको 12.1 रुपए ब्याज मिला। तीसरे साल में कितना ब्याज मिला है? 121 रुपए का 10%। ये 2 साल बाद अमाउंट है, तीसरे साल का प्रिंसिपल है, तो तीसरे साल में 121 का 10%, 12.1 रुपए ब्याज मिला। चौथे साल में, 3 साल बाद अमाउंट है, चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है, तो 133.1 का 10%, 13.31 रुपए ब्याज मिला। तो चौथे साल में 13.31 रुपए ब्याज मिला, बोले हाँ।
तो पहले साल 10 रुपए ब्याज मिला, दूसरे साल 11 रुपए ब्याज मिला, तीसरे साल 12.1 रुपए ब्याज मिला, चौथे साल 13.31 रुपए ब्याज। ये पर्टिकुलर ईयर के सीआई है, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये सब जीपी में होते हैं। देखो ब्याज की दर क्या ली थी मैंने एग्जांपल में, 10%, 1.1। तो देखो 10 की 1.1 में गुणा 11 आ गया, 11 की 1.1 में गुणा 12.1 आ गया, 12.1 की 1.1 में गुणा 13.31 आ गया। यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। का जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, मेरे प्यारे भाई ये सब जीपी में होते हैं, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं मेरे दोस्त। यानी कि अगर आपको 3 साल, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और आपसे चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, डायरेक्ट निकाल सकते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दो बस। मान लो आपको तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और आपसे चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दो। तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कर दो, चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई आप ना एक चीज शायद यहां पे भूल गए, एक चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं होते, ये जीपी में नहीं होते। 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं होते। अच्छा मैं आपसे एक बात कहता हूं, बिल्कुल रेट भी डायरेक्ट आ सकती है। अगर आपको मेरे भाई ये पता है, तीसरे साल का चौथे साल का ब्याज पता है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा, रेट भी आ जाएगी अन्वेश जी। मैं आपसे कहता हूं सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई मुझे इस बारे में फर्क बताएगा? कोई मुझे इस बारे में फर्क बताएगा? मैं आपसे कहता हूं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, बताओ इन दोनों बातों में कोई फर्क है? मैं आपसे कहता हूं किसी धनराशि पर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों बातें एकदम अलग है। जब मैं आपसे कहता हूं तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, जब मैं आपसे कहता हूं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तीनों सालों का मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज। जब मैं आपसे कहता हूं थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब केवल तीसरे साल का मिलने वाला ब्याज, केवल तीसरे साल की ब्याज। बात समझ में आई? बात समझ में आई? थर्ड ईयर का ब्याज और 3 इयर्स का ब्याज, जमीन आसमान का फर्क है। जब मैं आपसे कहता हूं थर्ड ईयर का ब्याज, इसका मतलब हुआ केवल तीसरे साल में जो आपको ब्याज मिला, पहले साल से मतलब नहीं, दूसरे साल से मतलब तीसरे साल में कितना ब्याज मिला। जब मैं आपसे कहता हूं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब फर्स्ट ईयर का ब्याज प्लस सेकंड ईयर का ब्याज प्लस थर्ड ईयर का ब्याज, फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, तीनों का ब्याज। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, ये जीपी में नहीं होते। देखो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या आएगा मेरे भाई, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा। आप बताओ 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 1 साल के अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाया, 110 रुपए में से 100 रुपए घटाया 10 रुपए, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10 रुपए। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा?
2 साल का कंपाउंड, 2 साल में कितना ब्याज है? 2 साल बाद अमाउंट 121 है, 2 साल बाद 121 रुपए अमाउंट है, प्रिंसिपल है 100 रुपए, 121 में से 100 रुपए घटाओ, 121 रुपए में से 100 रुपए घटाओ 21 रुपए। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 100 रुपए 3 साल बाद 133.1 बन गए, 100 रुपए 3 साल बाद 133.1 बन गए, इसमें से 100 रुपए घटाओ तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 33.1 रुपए। 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपए का प्रिंसिपल 4 साल बाद, 100 रुपए का प्रिंसिपल 4 साल बाद अमाउंट बन गया 146.41, इसमें से 100 रुपए घटाओ तो 46.41 रुपीज 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या जीपी में दिख रहा है? क्या ये जीपी में दिख रहा है मेरे भाई? नहीं दिख रहा है। यानी कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं होते, फर्क है। अमाउंट्स में डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। पर्टिकुलर ईयर का से फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, ये भी जीपी में होते, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होती है। बट 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, 5वें साल का, ये आपको कैलकुलेट ही करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा के, ये जीपी में नहीं होते। यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम नहीं करेगा। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ गया है। इससे बेहतरीन क्लास नहीं हो सकती कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक समझने के लिए, और ये मैंने बेसिक पढ़ा दिया। बस अब एक ही चीज रह गई है, क्या? कंपाउंडिंग, जो मैं कल बता दूंगा 10 मिनट में, और उसके बाद हम कल से इस पे सवाल करेंगे। ठीक है जी, आज इतना ही मेरे दोस्तों। 1-2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी प्रॉपर, क्योंकि तबीयत ही सही नहीं थी, आज भी फील नहीं कर रहे, पर मजा आया पढ़ा के। ठीक है, कल की क्लास में जब आना है रिवाइज करके आना, क्योंकि कल मैं आपको बेसिक बेसिक कुछ नहीं बताऊंगा। कल केवल गोली की रफ्तार से सवाल करेंगे हम। शीट मैंने रेडी कर दी है, शीट में अपलोड करा दूंगा प्यारे बच्चे। ठीक है जी, शीट में अपलोड करा दूंगा। ओके, ये जो भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाए, सारे के सारे कंसेप्ट बिल्कुल इतनी सिंपल भाषा में, ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ हमारी इस बुक मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग के अंदर हैं। आप इस बुक को ऑर्डर करके मंगा लीजिए अगर आप खुद से नोट्स नहीं बना पा रहे हो। पतली सी किताब है, मल्टी कलर बुक है मेरे भाई, इसमें आपको सारे कंसेप्ट थ्योरी लिखी हुई इसी तरीके से मिल जाएगी। ठीक है जी, तो आज इतना ही। इसी के साथ जो है हम मुलाकात करेंगे कल। ये कॉन्सेप्ट किंग बुक में सारी थ्योरी है। ठीक है, कल केवल सवाल होंगे। आज मैंने आपको देखो कोई सवाल तो नहीं कराया, 1.5 घंटे केवल थ्योरी बताई है। ठीक है, ये कंपाउंड टेस्ट की पहली शीट की सारी थ्योरी मैंने आपको बता दी। कल करेंगे इसके आगे। बाय।